हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सेल होता क्या है, सेल बायोलॉजी क्या होती है। फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है। फिर इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेल के। फिर दोनों में सेल साइकिल किसको बोलते हैं, मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, ये सभी जो भी चीज़ें हैं, मियोसिस माइटोसिस सब चीज़ जितना भी सेल बायोलॉजी में आता है वो सभी अपने आज इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए तो फिर अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि सेल सेल एक्चुअल में है क्या। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अगर कोई भी लाइफ है मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कोई भी हो, प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होएगी वो क्या होएगी, सेल होएगी। ठीक है। अगर अपने प्लांट्स में बात करते हैं तो उसी चीज़ को अपने प्लांट सेल बोल देते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं वहीं अपने एनिमल सेल बोल देते हैं उसी चीज़ को। ठीक है। चलिए अब अपने बात करते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले ये ऐसी बायोलॉजिकल साइंस है, सेल बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस जो डील करती है किसके अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसके फंक्शन के साथ, और उसका मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ग्रोथ कैसी है उसकी, रिप्रोडक्शन किस टाइप से हो रहा है, फ्यूजन से हो रहा है, फिजन से हो रहा है, या फिर मैटिंग से हो रहा है, या फिर उसकी जेनेटिक्स क्या है सेल की। ठीक है। ये सभी जो 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 कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऐसी बायोलॉजिकल साइंस जो डील करती है किसके साथ, स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ, मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ग्रोथ के साथ, रिप्रोडक्शन के साथ, और सेल की जेनेटिक्स के साथ में, उसी को क्या बोला जाता है, सेल बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि कितने टाइप्स की सेल होती है। तो ये दो टाइप की सेल होती है। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। अपने इसके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्या यूकैरियोटिक सेल्स होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए अब अपने सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि जो प्लांट सेल्स है, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो सबसे पहले कि प्लांट सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है या फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है, ये आता है यूकैरियोटिक के अंदर। ठीक है। अब जो ये प्लांट सेल है वो यूकैरियोटिक सेल जो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स की सेल्स है उसी को प्लांट सेल बोला जाता है। वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट भी बोला जाता है इनको। ठीक है। उसके बाद में जितने भी प्लांटी के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांटी जो किंगडम है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी सेल्स को प्लांट सेल बोला जाता है। उनके अंदर क्या है, डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल होती है। ठीक है। जो किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और उसके साथ साथ में पेक्टिन भी होता है। ठीक है। अब इनका डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल हो गया, जो सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है। ठीक है। दूसरी क्या है इसमें डिस्टिंक्ट फीचर, कि इसमें क्या है, प्लास्टिड्स है। प्लास्टिड्स उन्हीं के अंदर होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है। तो फिर उसके अलावा ये प्लास्टिड का क्या काम होता है, स्टार्च को स्टोर करना। ठीक है। और क्या होता है इसमें, लार्ज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स तो एनिमल्स के अंदर भी होती है पर जो लार्ज वैक्यूल है वो इसके अंदर होती है, जिसका मेन काम क्या होता है, जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखना, उसको रेगुलेट करना। ठीक है। और क्या क्या इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर है यूकैरियोट्स के कंपेरेबल, इसमें फ्लैजिला नहीं होते, इसमें सेंट्रियोल नहीं होती, फ्लैजिला और सेंट्रियोल्स नहीं होते जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं, सॉरी एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है। उसके बाद में इनमें जो सेल डिवीजन का मेथड है वो एक यूनिक मेथड है जिसको अपने बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। क्या बोला जाता है, सेल प्लेट मेथड, या फिर फ्रेगमोप्लास्ट भी बोला जाता है। जो भी इसमें क्या होता है कि जैसे ये सेल है, ठीक है, इसके बीच से ये डिवाइड करना स्टार्ट करती है, सेल प्लेट बनती है, उसके बाद में ये डिवाइड होना स्टार्ट करती है। ठीक है। चलिए अब अपने समझते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अपने सेल के जो भी सेल है उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसके डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है। अगर अपने प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं और इधर यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, यूकैरियोट में एनिमल सेल और प्लांट सेल अलग अलग होती है। ठीक है। प्रोकैरियोट की बात, जब अपने प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोइड। ठीक है। इसमें क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है। अब अगर अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं, इसका जो डीएनए होता है उसमें 80s क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, 70s क्रोमोसोम्स होते हैं।
समझ में आ गया। और जो 70s होते हैं, एक चीज़ बता देते हैं, इनकी जो सब यूनिट्स होती है 70s की, वो क्या होती है 30s और 50s होती है, ध्यान रखना। ये 30s और 50s को समझ के 80s मत कर देना। 30s और 50s का मतलब है कि ये किसकी यूनिट है, 70s की यूनिट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सबसे बाहर सॉरी सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और इसमें क्या है, कैप्सूल बना होता है। ठीक है, फ्लैजिला होता है, फिर प्लाज्मिड्स होते हैं इसके अंदर। उसमें क्या है, जो अपना प्लास्टिड, जो प्लाज्मिड है ये, ठीक है, अपने प्लांट में क्या बात की थी, प्लास्टिड की बात की थी, वो क्या था, प्लास्टिड था जो प्लांट सेल के अंदर था। ठीक है, और ये क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं राइबोसोम्स है इसके अंदर। ठीक है, कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म। यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जो भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो सभी होती है। ठीक है, जैसे कि यूकेरियोट्स हो गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, जितने भी अंदर क्लोरोप्लास्ट हो गया जो प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, जो भी सेल ऑर्गेनेलिज होती है वो किस में होती है, यूकेरियोट्स के अंदर होती है। पर जो प्लांट्स प्रोकैरियोट है उसमें क्या है, सेल ऑर्गेनेलिज नहीं होती, वेल डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं अपने। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन क्या होती है और यूकैरियोटिक की डेफिनेशन क्या होती है। ऐसी सेल जिसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसकी जेनेटिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, उसके बाद में अब डोमेन की बात करते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स क्या हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, ये सभी किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जबकि अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और फंजाई होगी। जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती है वो सब किस में होती है, यूकैरियोट्स के अंदर होती है। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती या फिर बहुत ही कम, बहुत ही छोटी दिखाई देती है, वो सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर सेल टाइप की बात करते हैं तो ये क्या, यूनिसेलुलर होती है प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जबकि अपने एनिमल्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है वीस्ट, जो कि एक फंजाई है, उसके बावजूद ये क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब अगर अपने साइज़ की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स है उसका साइज़ रेंज करता है 5 to 10 माइक्रोमीटर का। ठीक है, जबकि अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसका साइज़ होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर का। ठीक है, अगर अपने प्रोकैरियोट के साइज़ की बात करें वो कितना है, 5 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वो है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब अगर अपने सेल ऑर्गेनेलिज की बात करते हैं तो उसमें वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज नहीं है, डू नॉट पोसेस। जबकि अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होती है। कौन कौन सी होती है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, ER जिसको अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अपन ने ऊपर बात की थी, सेम ही चीज़। अब अपने क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, लैक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, नहीं है इसके अंदर, और क्रोमोसोम्स भी नहीं है, लैक न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। जबकि अगर अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, न्यूक्लियस भी है और क्रोमोसोम्स भी है। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। अब अगर अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसका जो DNA होता है वो क्या सर्कुलर होता है। इसका DNA कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पर इसका यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, लीनियर DNA होता है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री रहता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर। जबकि यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। क्या बोले कि जो इसका DNA है प्रोकैरियोट्स का वो सर्कुलर होता है, जबकि अपने यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो लीनियर होता है। ठीक है, ये क्या फ्री रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये किस में होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेलुलर डिवीजन की बात करते हैं तो इसके अंदर एमाइटोसिस होता है। माइटोसिस और एमाइटोसिस डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। एमाइटोसिस जैसे कि बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन किस में आता है, एमाइटोसिस के अंदर आता है। ठीक है, जबकि अपने सेल डिवीजन की बात करते हैं तो वो माइटोसिस के द्वारा होती है, किसके द्वारा, माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा। ठीक है, अगर अपने गैमेट्स की बात करते हैं तो मियोसिस से होती है, और गैमेट्स के अलावा जितने भी होता है सिस्टम वो पूरा का पूरा माइटोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, राइबोसोम की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, 70s होता है, अपने पहले ही पढ़ लिया। जबकि इसमें क्या होता है, 80s टाइप ऑफ होता है। न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें मतलब प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में, सॉरी, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। स्पिंडल फाइबर की बात करते हैं तो ये भी प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए चलिए अब अगर अपने सेलुलर वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल की बात करते हैं तो वो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोकैरियोट का सेल वॉल है वो पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है।
ठीक है, जैसे कि म्यूरेमिक एसिड, कौन सा है, म्यूरामिक एसिड। ठीक है, जबकि अपने यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो उसका सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है सेल वॉल। ठीक है, और ये सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में होता किसमें, प्लांट के अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बैक्टीरिया, जो भी छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है वो सब इसी के अंदर आती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और ई कोलाई। ठीक है, इसके अंदर अपने नोस्टॉक भी डाल सकते हैं, एनाबिना भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो अपने को नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब फिर इधर अगर अपने यूकेरियोट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स और एनिमल्स किस में आते हैं, यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, कि इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए अब अपने बात करते हैं कि जो यूकेरियोटिक सेल होती है, यूकेरियोटिक सेल होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर अपने शेप की बात करते हैं तो यूकेरियोट्स में कौन कौन से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। ठीक है, इनके काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं और शेप्स होते हैं, पर जो सेल होती है उसका जो शेप होता है वो कैसा भी हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये वेरी करता है कि अपने कौन से ऑर्गेनिजम्स का देख रहे हैं। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं साइज़ का। तो मोस्टली जो यूकेरियोटिक सेल है अपन ने पहले भी पढ़ा था कि इसका साइज़ वेरी करता है 1 माइक्रोन टू 175 मिलीमीटर। कहाँ से, 1 माइक्रोन से 175 मिलीमीटर। ठीक है, जो यूकेरियोटिक सेल्स है मोस्टली वो क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक इन साइज होती है, साइज में क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। बट ये माइक्रोस्कोपिक तो होती है पर प्रोकैरियोट वाले से बड़ी हुई होती है। ठीक है, इसका साइज़ क्या होता है, 1 माइक्रोन से 175 mm। ठीक है, फिर अपने नंबर की बात करते हैं तो जो यूनिसेलुलर होएगा उनमें तो क्या होगी, सिंगल सेल होएगी, या फिर जो एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ और प्रोटोफाइटा। मेनली अपने याद रखो प्रोटोजोआ, अब जो भी एग्जाम में आता है वो प्रोटोजोआ ही आता है। प्रोटोजोआ क्या है, यूनिसेलुलर और एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। एसेलुलर किसको बोला जाता है, बताओ चलो कमेंट में, एसेलुलर किसको बोला जाता है। ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स है ना वो क्या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जो सेल्स के नंबर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वो यूजुअली कोरिलेट होते हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का जैसा साइज है उसी के अकॉर्डिंग अगर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं तो साइज भी बड़ा होएगा उसका। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं सेल वॉल की। प्लांट के अंदर चाहे वो इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, जो सेल है वो हमेशा सेल वॉल से सराउंडेड होगी। प्लांट के अंदर ध्यान रखना, एनिमल के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती है ये सेल वॉल, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है चाहे वो बैक्टीरिया भी हो या फिर फंजाई के अंदर भी सेल वॉल होती है। ठीक है, वो सराउंडेड होता है सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से लाइंड है, तो प्लाज्मा लिमा से, मतलब सेल वॉल के अंदर की लाइनिंग है वहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लाज्मा लिमा लगी हुई है। सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है पर एनिमल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट होती है सेल होती है वो कौन सी होती है, एनिमल में जो आउटर मोस्ट होती है प्लाज्मा लिमा होती है। ठीक है, जो ओकेजनली उसको अपने सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो मतलब क्या हुआ, जो एनिमल सेल है उसकी अगर सेल की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होगी। जबकि प्लांट की बात करते हैं तो ये सेल अगर मेम्ब्रेन है तो फिर ये यहाँ पे क्या होगी, सेल वॉल भी होगी। ठीक है, तो सेल वॉल वो क्या कॉम्प्लेक्स होता है नेचर के अंदर एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, अब जैसे जो सेल वॉल है उसके क्या है, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले मिडिल लैमेला जो कि इन दोनों के बीच में होती है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब अगर अपने मिडिल लैमेला की बात करते हैं, ये आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल वॉल की। ठीक है, मिडिल लैमेला आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, प्लांट सेल वॉल की। और ये दो प्लाज्मा लेमा है, उसका मेन काम क्या है, प्लाज्मा लेमा 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मान लो ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, और ये एक प्लांट सेल है, तो जो प्लाज्मा लेमा है वो यहाँ एकदम बाहर लगी हुई होगी। ये क्या करेगी, इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करने में हेल्प करेगी मिडिल लैमेला। कौन सी, मिडिल लैमेला। ठीक है, कनेक्ट करता है दो एडजेसेंट सेल को, किस किस चीज़ की, ये जो मिडिल लैमेला है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। ठीक है, और इनमें कोई भी सेलुलोज नहीं होता, मिडिल लैमेला में सेलुलोज नहीं होता, ध्यान रखना। कुछ लोग मिडिल लैमेला को इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी बोला जाता है और इंटर सेलुलर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। सम कंसिडर मिडिल लैमेला एज ए इंटरसेलुलर सब्सटेंस और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो होगी सबसे बाहर वाली प्राइमरी लैमेला। फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल क्या थिन होती है, इलास्टिक होती है, और ये मिडिल लैमेला और सेकेंडरी वॉल सेल वॉल के बीच में होती है, बिटवीन मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मिडिल लैमेला है वो मिडिल नहीं है,
प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में मिडिल नहीं है, जबकि अगर ये मिडिल मिला है तो ये प्राइमरी सेल वॉल है और ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इस टाइप से। ठीक है, ये किस चीज़ का कंपोज होता है, मेनली ऑफ, इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इट डेवलप आफ्टर मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला के बाद में डेवलप होती है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन सब्सटेंस। समझ में आ गया। फिर अपने बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो ये क्या इनर मोस्ट लेयर है, कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल इनर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की। ठीक है, और ये प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, ये ध्यान रखना, ये मिडिल जो प्राइमरी सेल वॉल है वो मिडिल लेमिला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में होती है। जबकि अपने सेकेंडरी सेल वॉल की बात करते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल, फिर आती है सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल इन दोनों के बीच में होती है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये क्या होती है, रिलेटिवली थिक होती है और प्राइमरी कंपोज होती है माइक्रोफाइब्रिल ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स में। ठीक है, कुछ टिश्यूज़ के अंदर क्या है कि बिसाइड सेलुलोज लिग्निन, कुछ सेलुलोज, कुछ टिश्यूज़ के अंदर क्या है, सेलुलोज के साथ साथ में लिग्निन और सुबेरिन भी पाया जाता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, लिग्निन और सुबेरिन, ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले मिडिल लेमिला, फिर प्राइमरी सेल वॉल और फिर सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद में क्या आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। चलिए, अब अपने बात करते हैं जो सेल वॉल है ना, वो क्या है कि माइन्यूट एपरेटस है थ्रू विच द सेल ऑफ अ टिश्यू आर इंटरकनेक्टेड। सेल वॉल के बीच में क्या, मान लो ये सेल वॉल है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, माइन्यूट एपरेटस है, छोटे छोटे एक तरीके से बोल सकते हैं कि होल्स है। ठीक है, जिससे जो सेल्स है वो इंटरकनेक्ट होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। दिस एपरेटस ऑफ सेलुलर नोज प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल्स अब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट किससे होती है, प्लाज्मा डेस्मेटा से। ओके, दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ कैनाल ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल के कैनाल भी बोला जाता है इसको, किसको, प्लाज्मोडेस्माटा को। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है सेल वॉल का, शेप डिटरमाइन करना, साइज डिटरमाइन करना कि उसका शेप कैसा होगा, साइज कैसे होगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये तो होएगा ही इनर पार्ट ऑफ द सेल को, ताकि वो पैथोजेंस वगैरह उसको अटैक ना कर पाए। फिर ये क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टिश्यू को। ठीक है, एक तरीके से स्केलेटल की तरह काम करता है, ताकि जो सेल है वो क्या नहीं हो, कि सिकुड़ ना जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है सब्सटेंसेस का। ओके, फिर अपने बात करते हैं प्लाज्मा लिमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं, प्लाज्मा लिमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसके बाद में आती है, सेकेंडरी सेल वॉल के बाद में आती है। ठीक है, ये सेल वॉल के नीचे वाली साइड प्रेजेंट होती है। ये एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये क्या, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट के अंदर ये साइटोप्लाज्म के और सेल वॉल के बीच में होती है। मान लो ये साइटोप्लाज्म है अंदर वाला, मान लो ये क्या है, ये अगर ये अगर मेम्ब्रेन है, ये अगर साइटोप्लाज्म है तो ये क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, और ये क्या, बाहर सेल वॉल होती है। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले मेन चीज़ ये लिविंग है, तो जो अपने सेल वॉल की बात करें तो नॉन लिविंग थी, अल्ट्रा थिन, इलास्टिक होगी, पोरस होगी, सेमी परमिएबल, क्या होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कवरिंग द सेल। फिर अपने बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जो कौन प्रोवाइड कर रहा था, सेल वॉल भी प्रोवाइड कर रहा था। एंड एक्सटर्नल फॉर्म टू द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं कि सेल वॉल को अगर हटा दिया जाए, ठीक है, सेल वॉल को हटा दिया जाए तो जो पीछे बच गया, या फिर सेल मेम्ब्रेन को जो हटा दिया जाए, सेल मेम्ब्रेन को अगर हटा दिया जाए तो रिमेनिंग जो अंदर वाला पार्ट बचता है उसको क्या बोला जाता है, बताओ क्या बोला जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद में ये क्या है, पैथोजेंस वगैरह अनडिजायरेबल सब्सटेंस है, उसको अंदर एंट्री नहीं देता। ठीक है, सेमी परमिएबल है, सेमी परमिएबल है इसलिए क्या, पहले सबको चेक कर करके भेजता है कौन सा परमिएबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये परमिट करता है केवल वन वे पैसेज, मतलब जो अंदर आ गया वो वापस बाहर नहीं जा सकता मॉलिक्यूल्स के अंदर से। ठीक है, लाइक द मिनरल्स इनटू द सेल्स एंड रेस्ट्रिक्ट देयर आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब एक बार जो घुस गया वो घुस गया, फिर वापस बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए सोच समझ के ही अंदर घुसना सेल मेम्ब्रेन के, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद में आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट है, सबसे पहला कि साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स, मतलब जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको अपने हाइलोप्लाज्म बोला जाता है। जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो अंदर का लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोला जाता है या फिर हाइलोप्लाज्म बोला जाता है। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले अपने अगर साइटोप्लाज्मिक की मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो स्पेस है वो किस चीज़ से भरा होता है, अमोर्फस ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड से भरा होता है, जो होमोजेनियस होता है और कोलोइडल लिक्विड होता है, जिसको अपने क्या बोला जाता है, हाइलोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। हाइलोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, अमोर्फस होता है और क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कुछ पोर्शन जो सेल ऑर्गेनेलिज के अंदर, मतलब कुल मिला के ये जो अगर साइटोप्लाज्म है,
ठीक है। अगर इसके अंदर से सेल ऑर्गेनेलिज को हटा दिया जाए तो पीछे जो भी बच गया वो क्या होता है, हाइलोप्लाज्म होता है। पीछे लिक्विड ही बच जाएगा ना, तो हाइलोप्लाज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को। साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या काफ़ी सारे नॉन लिविंग और लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसमें सस्पेंडेड होते हैं। ये जो लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या फिर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनोइड्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनेलिज बोला जाता है या फिर ऑर्गेनोइड्स बोला जाता है। ये जो लिविंग स्ट्रक्चर है जिसमें क्या क्या होता है, प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम्स होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट्स होता है, सेंट्रोसोम्स होते हैं, बेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्पेरियोसोम्स होते हैं, माइक्रोबॉडीज होते हैं, सीलिया होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ये सभी किसके अंदर आते हैं, लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के दो पार्ट थे, द लिविंग स्ट्रक्चर और द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्गेनेलिज है वो आ गए। अब अपने बात करते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर। जब हम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उस टाइम क्या है, या फिर इनको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज भी बोला जाता है। ठीक है, जिनको अपने क्या बोलते हैं, पैराप्लाज्म या फिर ड्यूटोप्लाज्म। क्या है, पैराप्लाज्म या फिर ड्यूटोप्लाज्म, जो क्या इंक्लूड करता है, एर्गास्टिक सब्सटेंस जैसे कि फैट्स, फैट बॉडीज होगी, ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, स्टार्च ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, वैक्यूल्स हो गए। ये सब किस में आते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं न्यूक्लियस की। अपना क्या क्या हो गया, सबसे पहले सेल वॉल हुई थी, सेल वॉल के थ्री पार्ट्स देखे थे अपन ने। फिर क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में अपन ने क्या देखी थी, साइटोप्लाज्म देखी थी। साइटोप्लाज्म के बाद में अब क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर अपने न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये क्या है, हर एक सेल केवल एक ही न्यूक्लियस रखती है अपने पास में। कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए, जनरली वन न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपने न्यूक्लियस की बात करते हैं तो किस चीज़ से सराउंड होती है, साइटोप्लाज्म से। मान लो ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके बार बार का ये क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म होएगा। ठीक है, जो ये किस चीज़ से सेपरेटेड, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इसके बार बार का ये पूरा क्या साइटोप्लाज्म है, तो इनको सेपरेट करने वाली भी तो कोई चीज़ होगी, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, चलिए चलिए, न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। उसके अंदर अब न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियर इनवेलप, जिसको अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो ये बाहर वाली जो भी मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस टाइप से अपन ने साइटोप्लाज्म देखा था, साइटोप्लाज्म क्या था, जो लिक्विड पार्ट था सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसको क्या साइटोप्लाज्म बोला था। उसी टाइप से अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर भी कुछ लिक्विड रहेगा, उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में भी डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर अपने न्यूक्लियर इनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सबसे पहले बात करते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। और जिस टाइप से अपने सेल मेम्ब्रेन की बात की थी वो सेमी परमेबल थी, इसी टाइप से ये भी सेमी परमेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर भी पोर्स पाई जाते हैं, जिस टाइप से अपने सेल वॉल के अंदर देखे थे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, उसी टाइप से इनके अंदर भी क्या पोर होते हैं, जिनको अपने बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट का पाथवे देना, प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। कोई भी मटेरियल्स है उनको न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजना। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो फिर ये जितना भी ये लिक्विड दिख रहा है येलो कलर के अंदर, वो सभी क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको अपने कैरियोप्लाज्म बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना, क्या बोला जाता है, कैरियोप्लाज्म। ये क्या फ्लूइड सब्सटेंस है जो एस्केप करता है इफ द न्यूक्लियस इज पंक्चर्ड। अगर न्यूक्लियस को पंक्चर्ड बोले जाता है, कैरियोलिम्फ इज कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ प्रोटीन्स। कैरियोलिम्फ किस चीज़ का बना होता है, कैरियोलिम्फ का मतलब क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म किस चीज़ का बना होता है, प्राइमरीली ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन में, और ये किस चीज़ में रिच होता है, एसिडिक प्रोटीन्स के अंदर रिच होता है और आरएनए के अंदर रिच होता है। एडेनिन और यूरेसिल क्या क्या होते हैं, अपन ने क्या देखा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है सबसे पहले उसको कैरियोलिम्फ भी बोला जाता है। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन मटेरियल्स होते हैं। और किस चीज़ में ये रिच होते हैं, एसिडिक प्रोटीन्स और आरएनए रिच होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स और आरएनए रिच होते हैं, किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, और जब अपने बेसिस की बात करते हैं तो एडेनिन और यूरेसिल, एडेनिन और यूरेसिल रिच होते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सर्टेन एंजाइम्स है या फिर प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस होता है वो यही होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, ये क्या रिलेटिवली लार्जर है, जनरली स्फेरिकल है, लार्जर होता है, स्फेरिकल होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर, विद इन द न्यूक्लियस। इसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना। राइबोसोम्स का फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियोलस। और आरएनए सिंथेसिस करना। न्यूक्लियो मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियोलस है उसका क्या काम है, एक तो सबसे पहला कि राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करना,
फिर आरएनए सिंथेसिस करना, राइबोसोम का फॉर्मेशन और आरएनए सिंथेसिस करना। ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे ये क्या, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर वाला ये जो दोनों दोनों देख रहे हो उनके बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियर पोर बोल दिया। जो ये मेम्ब्रेन है इसको क्या बोल दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया। और ये जो अंदर क्रोमेटिन है, ठीक है, जो अपने डीएनए वगैरह की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये इसके बीच में क्या आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया। अब न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले राइबोसोम का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ में आरएनए का फॉर्मेशन, बस। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अपने बात करते हैं क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन अपन ने देखा था, ठीक है, वो क्या है, डार्कली स्टैंड मटेरियल है। डार्कली स्टैंड मटेरियल है जिसको अपने क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। विच इज अ कॉम्बिनेशन, अब उस जो क्रोमेटिन है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, स्टोन प्रोटीन होता है, और दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं उसके साथ साथ में, जो कि क्या बनाते, जो क्रोमेटिन है वो क्या बनाते हैं, क्रोमोजोम्स बनाते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा अगर वो ऐसे मिंगल मिंगल हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो लास्ट में क्या बना देते हैं, क्रोमोजोम बना देते हैं। कौन कौन मिलके, डीएनए और स्टोन प्रोटीन। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, क्रोमेटिन, डीएनए विद स्टोन प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन्स। अब जो क्रोमेटिन होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो डीएनए उसको पैक करना है स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर, मतलब अच्छे से पैक करना, पैकिंग बढ़िया से करना। किस कौन करता है, क्रोमेटिन करता है। तो पैक डीएनए, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए होता है ना अपना, कि अपने अगर ये पैकिंग नहीं की हुई होती क्रोमेटिन के द्वारा, तो ये अपने बॉडी के अंदर इतना अपने संभाल ही नहीं सकते, इतना बड़े डीएनए होता है। इसीलिए इसकी जो पैकिंग होती है वो कौन करता है, क्रोमेटिन करता है। डीएनए को स्ट्रेंथन द डीएनए टू अलाउ माइटोसिस और मियोसिस को भी अलाउ करता है ये। ठीक है, और जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है और डीएनए रेप्लिकेशन करता है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन, टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना न्यूक्लियस। फिर अपने बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड मैंने बताया था किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में क्या होता है, प्लास्टिड होता है। किस चीज़ के लिए हेल्प करता है ये अपने को, किस चीज़ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, चलिए, अब अपने बात करते हैं प्लास्टिड होता क्या है। ये क्या है, सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है सेल की। ठीक है, और कुछ भी प्लांट्स के अंदर तो होता है, उसके साथ साथ कुछ प्रोटोजोन्स के अंदर भी होता है। जो प्लास्टिड है वो परफॉर्म करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि फूड का सिंथेसिस कौन करता है, प्लास्टिड करता है, मैंने अभी बोला था फोटोसिंथेसिस करता है। उसके साथ साथ में स्टोरेज करता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का स्टोरेज करता है ये। ठीक है, अब जो प्लास्टिड है उसको क्लासिफाई किया अपने टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, पिगमेंट और फंक्शन के बेस पे, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें पिगमेंट कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया दो कैटेगरी के अंदर। सबसे पहला आता है क्रोमोप्लास्ट, जो कलर्ड होता है, कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट, जो कि कलरलेस होता है। और अब इसका फंक्शन क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग भी इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले अपने बात करते हैं प्लास्टिड के। देखो, प्लास्टिड के अपने दो टाइप्स देखे, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब अपने क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, कलर, क्रोमोप्लास्ट का क्या मतलब था कि कलर्ड है, और ये ल्यूकोप्लास्ट का क्या मतलब था कि कलरलेस है। ठीक है, अब अपने अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, सबसे पहले अगर अपने क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये क्या है, कलर्ड प्लास्टिड्स है। जो भी कलर्ड प्लास्टिड है प्लांट सेल्स के अंदर, उनको क्या बोल दिया, क्रोमोप्लास्ट बोल दिया। और जो कलरलेस है उनको क्या बोल दिया, ल्यूकोप्लास्ट बोल दिया। प्लास्टिड का क्या मतलब है कि उसके अंदर पिगमेंट्स होंगे। ठीक है, और वो क्या काम करेगा, फूड का सिंथेसिस करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसके अकॉर्डिंग क्रोमोप्लास्ट को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, फियोप्लास्ट हो गया, रोडोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। इसके अंदर क्या है ये, मतलब किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है, कि उसमें कौन सा पिगमेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है क्रोमोप्लास्ट का। सबसे पहले अगर अपने क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, क्रोमोप्लास्ट को, ठीक है, सबसे पहले अगर अपने क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो मोस्ट वाइडली अकरिंग, ऐसे मतलब पूरे प्लांट के अंदर मोस्ट वाइडली अकरिंग क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, ये मोस्टली ग्रीन एल्गीज और हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी क्लोरोप्लास्ट है उनमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल ए होता है उसमें पिगमेंट, और कौन सा होता है, क्लोरोफिल बी होता है। ठीक है, देखो इसमें लिख लो, क्लोरोप्लास्ट में ए और बी। ठीक है, जब अपने फ्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, रे इसमें कौन सा होता है, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, जब अपने फ्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ब्लू एल्गी के अंदर पाया जाता है, ब्लू या फिर ब्राउन एल्गी होती है, उनमें पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन, जो लाइट को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये देखिए इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, डाइएटम्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए और ब्राउन एल्गी। डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और ब्राउन एल्गी किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है फियोप्लास्ट के। फिर अपने पास बात करते हैं रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट देखो, रोडो रेड, ठीक है, तो रेड एल्गी होगी उसमें क्या होता है, रोडोप्लास्ट होता है।
ठीक है। इसमें फाइको इरिथ्रिन होता है, देखो इसमें क्या कौन सा पिगमेंट होता है, फाइको इरिथ्रिन। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, इरिथ्रिन किसको बोला जाता है, आरबीसी को। इरिथ्रोसाइट्स किसको बोला जाता है, आरबीसी को। आरबीसी कैसी होती है, रेड होती है, रेड होती है तो ये कौन सा रोडोप्लास्ट, और कौन सा पिगमेंट, पिगमेंट का कलर कौन जो रेड एलगी होगी उसी के अंदर होएगा। ठीक है, रोडोप्लास्ट किसमें होता है, रेड एलगी के अंदर होता है। फिर अपने बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अपन ने पहले ही पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट क्या है, कलरलेस है। ठीक है, ये क्या कलरलेस पिगमेंट प्लास्टिड्स है। ठीक है, इनका केवल और केवल काम होता है फूड मटेरियल्स का स्टोरेज करना, स्टोर फूड मटेरियल्स। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है, रोड लाइक है और स्फेरॉइड है शेप के अंदर। ठीक है, उसके बाद में एंड अकर इन द एम्ब्रियोनिक सेल, एम्ब्रियोनिक सेल में होता है, सेक्स सेल्स के अंदर होता है और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर होता है। कौन कौन से के अंदर होता है, स्फेरॉइड होता है सेल्स के अंदर, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर, सेक्स सेल्स के अंदर और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। मोस्ट कॉमन ल्यूकोप्लास्ट ऑफ द प्लांट्स आर एज फॉलोअर्स। मोस्ट कॉमन ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से हैं प्लांट सेल के अंदर, उन सब चीज़ की अपने अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलो पहले अपन ने क्या बात की थी, क्रोमोप्लास्ट की। क्रोमोप्लास्ट कौन कौन से टाइप्स के थे, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, फिर फियोप्लास्ट, फिर रोडोप्लास्ट। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ आकर होती है, सबसे पहले एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर, सेक्स सेल्स के अंदर और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट कॉमन ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एमाइलोप्लास्ट। ये खुद ही दिखा रहा है एमाइलोज, एमाइलोज। ठीक है, और एमाइलोज क्या एक स्टार्च है, तो फिर ये क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टोर स्टार्च। ठीक है, एंड अकर इन दो सेल्स विच स्टोर स्टार्च, ऐसे सेल्स के अंदर होती है जो क्या है, स्टार्च स्टोर करते हैं। फिर आता है एलाइयोप्लास्ट, कौन सा है, एलियोप्लास्ट। ठीक है, इसमें देखो ये नाम खुद ही ओ आई और ये क्या है, एल, ओ आई एल है। तो ये क्या करेगा, ऑयल को स्टोरेज करेगा, लिपिड्स को स्टोर करेगा, स्टोर्स लिपिड। ठीक है, ऑयल्स को लिपिड बोला जाता है। एंड अकर इन सीड ऑफ मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के अंदर, मोनोकोट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें एलायोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और डाइकोट्स के सीड्स के अंदर होते हैं। मतलब कुल मिला के जो सीड्स होते हैं उनमें मोस्टली एलायोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट का मेन क्या काम होता है, प्रोटीन का स्टोरेज करना। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट की तीनों चीज़ मालूम चल गई। सबसे पहले एमाइलोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट। प्रोटियोप्लास्ट तो खुद ही बता रहा है कि वो प्रोटीन स्टोर करेगा। एलाइयोप्लास्ट में ओ आई एल लिखा हुआ है, और एमाइलोप्लास्ट में कौन क्या करेगा, एमाइलोज स्टोर करेगा। चलिए भाई अब अपने बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब अपने क्या बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, तो सीधा सा आंसर है अपने पास में, किसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन ने आज अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो मोस्ट कॉमन क्रोमोप्लास्ट है जो कि पाया जाता है। तो ये क्या होगा, मोस्ट कॉमन प्लास्टिड होएगा। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस को फंक्शन करना। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, बताइए। जो प्लांट सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, पर ये सर्टेन सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस के आसपास भी मिलता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसकी शेप की। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी शेप कैसी होती है, बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या होती है, या तो बाई कॉन्वेक्स होएगी या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स होएगी। ठीक है, उसके बाद में ये इसके अलग अलग शेप्स हो सकते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, पर जनरली जो होता है वो होता है बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, सोसर शेप्ड भी हो सकते हैं, स्फीरॉइड भी हो सकते हैं, ओवॉइड भी हो सकते हैं, डिस्कॉइड भी हो सकते हैं, क्लब शेप्ड भी हो सकते हैं, कोई भी शेप्ड के हो सकते हैं, पर जनरली बाई कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स होंगे। ठीक है, ये क्या है, वेसिकुलर है और कलरलेस सेंटर है, इनका जो सेंटर है उसका कोई कलर नहीं होएगा। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसके साइज़ की। तो इसका साइज़ होता है लगभग 2 to 3 माइक्रोन, थिकनेस में कितना होता है, 2 to 3 माइक्रोन। ठीक है, और डायमीटर में कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोन। ठीक है, पॉलीप्लॉइड प्लांट्स के पास में की बात करते हैं तो उनमें लार्जर क्लोरोप्लास्ट होता है डिप्लॉइड के कंपेरेबल। मतलब जो पॉलीप्लॉइड होएगा उनमें क्या होएगा, पॉलीप्लॉइड में लार्जर क्लोरोप्लास्ट होता है एज कंपेयर टू डिप्लॉइड या फिर मोनोप्लॉइड के अंदर। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं इसमें लगभग जो एल हायर प्लांट्स की बात करते हैं, हायर प्लांट्स में लगभग 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हायर प्लांट्स की बात करते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, 20 to 40। जबकि एल्गी की बात करते हैं तो उसके पास में ह्यूज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इसका मतलब अपने क्या बोल सकते हैं, जनरली, वैसे ये एग्जैक्टली अपने 100% नहीं बोल सकते, पर जनरली अपने बोल सकते हैं कि जो साइज़ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ क्रोमोजोम
वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, चलिए तो फिर अपन ने क्या देखा कि जो प्लांट सेल है उनमें क्लोरोप्लास्ट कितने होते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। जबकि एल्गी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, बड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस चीज़ से बाउंड है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन से। क्लोरोप्लास्ट कैसा है, 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंड है। ठीक है, मतलब जिस टाइप से अपन ने न्यूक्लियस के अंदर देखी थी उसके अंदर वो 2 लेयर था, ये भी क्या है, 2 लेयर है। प्रत्येक मेम्ब्रेन की बात करते हैं वो क्या, ट्राई लेमिनार है। कैसी है, ट्राई लेमिनार है। लिपोप्रोटीनेशियस है। कैसी है, लिपोप्रोटीनेशियस। ओके, दोनों यूनिट मेम्ब्रेन वो क्या है कि सेपरेटेड होती है एक दूसरे से, उसके बीच में मतलब ये एक अगर ये मेम्ब्रेन है दूसरी ये मेम्ब्रेन है तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पेरिप्लास्टिडल स्पेस। ठीक है, जो इनर कंटेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो हेट्रोजीनियस होता है। और किसके, अगर मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, आपने मान लेते हैं ये कोई क्लोरोप्लास्ट है, ये बाइलेयर्ड हो गया। ठीक है, इनका जो यहाँ का जो सब्सटेंस होएगा वो कैसा होएगा, हेट्रोजीनियस होएगा। हेट्रोजीनियस होएगा। और किस किस चीज़ से बना होएगा, सब इसके अंदर क्या क्या होंगे, सबसे पहले स्ट्रोमा, जैसे अपने क्लोरोप्लास्ट देखते थे सेल के अंदर, वैसे ही इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में स्ट्रोमा होएगा। और क्या होंगे, ग्रेना होंगे। ठीक है, अगर अपने मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा की बात करते हैं, ये क्या है, इनर पेरिप्लास्टिडल स्पेस है क्लोरोप्लास्ट का, जो किस चीज़ से बना भरा हुआ है, वाटरी, प्रोटीनेशियस और ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से। किस किस चीज़ से भरा हुआ है, वाटरी, ट्रांसपेरेंट और प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, जिसको अपने मैट्रिक्स और स्ट्रोमा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो डायरेक्ट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा के अंदर होती है। डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ होती है, ये चीज़ भाई ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस की जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर। जबकि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ये देखो ये क्या है, लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर। डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ होती है, मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा जो होता है उसमें क्या होता है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन कराने के लिए काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर में, बस इतना ही ध्यान रखो। ग्रेना की बात करते हैं तो लेमिनार होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस होता है, ग्रेनुलर होता है, क्लोरोफिल बियरिंग बॉडीज होती है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस भी लाइट रिएक्शन के टाइम, फोटोसिंथेसिस टाइम जो लाइट रिएक्शन होती है वो भी कहाँ होती है, ग्रेना के अंदर होती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं फंक्शन की। जो राइबोसोम है क्लोरोप्लास्ट का, वो कैसा होता है, 70s टाइप का होता है। किसका, केवल ये क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो राइबोसोम है वो कैसा है, 70 ऐसे है। ठीक है, और ये बैक्टीरियल राइबोसोम के जैसा है, वो दोनों का, माइटोकॉन्ड्रिया का भी और क्लोरोप्लास्ट दोनों का। डीएनए क्लोरोप्लास्ट का वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा के अंदर। और क्या रोल प्ले करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का रोल प्ले करता है। कौन, स्ट्रोमा में जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए प्रेजेंट होता है वो। ठीक है, और जो डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट का वो दूसरे न्यूक्लियर डीएनए से डिफर काफ़ी एस्पेक्ट्स में कर जाता है और रिसेंबल करता है बैक्टीरियल डीएनए से। मतलब कुल मिला के जो इसका राइबोसोम है क्लोरोप्लास्ट का वो भी बैक्टीरिया से रिसेंबल करता है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका भी जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए से रिसेंबल करता है ज़्यादातर। ठीक है, इसका अगर अपने मेन फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन इसका एक ही है, फोटोसिंथेसिस। ओके, चलिए।